तो अदिति मुस्कुराते हुए बोली, जैसे अभी थोड़ी देर पहले छोड़कर गए थे। पक्का वैसे ही है ना, उदास या नर्वस तो नहीं है? अतिरेक ने पूछा। तो अदिति हंसते हुए बोली, मैं क्यों उदास और नर्वस होने लगी? शायद इसे याद नहीं है। अच्छी बात है, मैं भी बताकर इसका मूड खराब नहीं करूंगा। ये सोचकर अतिरेक बात बनाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अतिरेक को खुद के लिए इतना परेशान देखकर अदिति मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है अतिरेक, मैं एकदम ठीक हूं। अब ना तो मैं मोहिनी को लेकर उदास हूं और ना ही कल के रिजल्ट को लेकर नर्वस हूं, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे पास कुछ और हो ना हो, एक ऐसा इंसान जरूर है जो मेरी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो मेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए पता नहीं कितने प्रयत्न कर सकता है, जिसके लिए सिर्फ मैं जरूरी हूं। एक ऐसा इंसान जिसे आज तक मैंने सिर्फ दुख और तकलीफ ही दी है और बदले में उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया है। इसलिए अब मैं उदास या नर्वस होकर उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। अब से मैं सिर्फ उन चीजों को और उन लोगों के बारे में सोचूंगी जो मेरी परवाह करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनके बारे में नहीं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। धोखेबाज लोगों को इंपॉर्टेंस देकर अब मैं प्यार करने वालों की इंपॉर्टेंस को कम नहीं करूंगी। अदिति की बातें सुनकर अतिरेक के दिल को तसल्ली मिली और वो मुस्कुराते हुए बोला, तू सोच भी नहीं सकती ये सब बोलकर तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी टेंशन आज तूने दूर कर दी है। हाँ, अब तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो और अपनी फिक्र करना शुरू करो। तुम्हें पता है ना परसों से एग्जाम है, अदिति ने घबराते हुए कहा। तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, पर तू चिंता मत कर, मैं इस बार अच्छे से तैयारी करूंगा। वेरी गुड, चलो अब सो जाओ, कल कॉलेज में मिलते हैं, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, और हाँ, अगर तुझे थोड़ी सी भी नर्वसनेस हो ना तो मुझे फोन कर लेना, मैं सारी नर्वसनेस चुटकियों में गायब कर दूंगा, अतिरेक ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ कर लूंगी, चलो अब सो जाओ, कल हमें कोटा के लिए भी निकलना है, अदिति ने कहा। तो अतिरेक ने गुड नाइट कहकर फोन रखने लगा। तभी अदिति अचानक से बोल पड़ी, अतिरेक। हाँ बोल, अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑल द बेस्ट कल के लिए। क्विज कंपटीशन का तो पता नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि डांस कंपटीशन तुम ही जीतोगे, अदिति ने खुश होकर कहा। तो अतिरेक भी मुस्कुराते हुए बोला, ऑल द बेस्ट टू यू टू एंजल। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर जो भी होगा उसमें मैं तेरे साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच अतिरेक, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, अदिति ने कहा। थैंक यू सो मच अदिति, मुझ पर इतना यकीन करने के लिए, अतिरेक ने भी उसी अंदाज में कहा। अच्छा चलो अब फाइनल वाला गुड नाइट, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड नाइट, अतिरेक ने भी मुस्कुराकर कहा। फोन कटते ही दोनों अपना अपना फोन साइड में रखकर सो गए। अगले दिन कंपटीशन के सभी प्रतियोगी कॉलेज फैकल्टी के साथ बस में बैठकर कोटा के लिए रवाना हो गए। अतिरेक जाकर अदिति के बगल वाली सीट में बैठ गया और मोहिनी जाकर रोहन के साथ वाली सीट पर बैठ गई। अतिरेक को अदिति के बगल में बैठा देख सब उन दोनों को ही देखने लगे और ये देखकर अदिति असहज होते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों बैठ गए? क्योंकि ये सीट खाली थी, अतिरेक ने बड़ी ही बेफिक्री से कहा। सामने वाली सीट भी खाली है, प्लीज तुम वहां जाकर बैठो ना, सब लोग हमें ही घूर रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अदिति ने चारों तरफ देखते हुए कहा। घूर नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज तुम उधर बैठो ना, इस बार अदिति ने जोर देते हुए कहा। तो अतिरेक खींचते हुए बोला, सोच ले, अगर एक बार उठ गया ना तो वापस बैठने को बोलेगी तब भी नहीं बैठूंगा। हाँ हाँ नहीं बोलूंगी, अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। तो अतिरेक भी शरारती अंदाज में बोला, ऐसा है तो मैं तुझे चैलेंज करता हूं, 5 मिनट में तू खुद मुझे अपने पास बैठने को बोलेगी। मैं नहीं बोलूंगी, अब उठो और उधर जाकर बैठो, अदिति ने भी पूरे जोश से चुनौती स्वीकार करते हुए कहा।
और फिर मुंह घुमाकर बैठ गई। अतिरेक उसके सामने वाली सीट पर पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर अदिति की तरफ देखते हुए बस ड्राइवर से बोला, भैया कोई गाना वाना लगा लो यार, सब बोर हो रहे हैं, है ना गाइस। ये कहते हुए अतिरेक ने बाकी के स्टूडेंट्स की तरफ देखा तो सब एक साथ हाँ यार कहने लगे। अदिति समझ गई कि अतिरेक फिर से कुछ खुराफात करने वाला है, इसलिए वो गुस्से से उसे घूरने लगी। इसी बीच ड्राइवर ने गाना चला दिया, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे, आंखें तेरी कितनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूं, मुझको बसा ले इनमें तू। अतिरेक अभी भी उसी अंदाज में खड़ा होकर अदिति को बड़े प्यार से देखे जा रहा था, मानो ये गाना वो अदिति के लिए ही गा रहा हो। और अदिति थोड़ी सी शर्माई सी, थोड़ी सी घबराई सी, नजरें बचा बचा कर उसे देख रही थी। कुछ देर में जब अदिति की नजर अपने आसपास गई तो देखा कि अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे हैं और इस बार तो देखने के साथ साथ गॉसिप भी कर रहे हैं। ये सब देखकर अदिति अपना सर पीटते हुए बोल पड़ी, हे भगवान, जब मैं जानती हूँ कि ये अतिरेक उल्टी खोपड़ी है, कुछ भी कर सकता है, तो क्यों इसे चैलेंज ले लेती हूँ। अब बैठने के लिए बोलना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे ऐसे ही घूरता रहेगा और इन लोगों को बातें बनाने का मौका मिलता रहेगा। अदिति ने इशारे में अतिरेक को बैठने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। प्लीज बैठ जाओ, अदिति ने धीमी आवाज में कहा। तो अतिरेक मुंह फेरते हुए बोला, कहा था ना एक बार उठ गया तो फिर नहीं बैठूंगा। अच्छा सॉरी, अब प्लीज बैठ जाओ। इस बार अदिति ने अपने कान पकड़कर बड़ी ही मासूमियत से कहा। हाय, ऐसे बोलेगी तो मर भी जाऊंगा, अतिरेक ने रोमानियत से कहा और फिर से आकर अदिति के बगल में बैठ गया। दोनों कुछ पलों के लिए सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में खुद को तलाशने लगे। फिर अदिति ने शर्माकर अपनी नजरें झुका लीं और खिड़की से बाहर देखने लगी। अतिरेक भी अपनी सीट पर आराम से सर टिकाकर बैठ गया और एक बार फिर से उसकी नजरें अदिति का पीछा करने लगी। उन दोनों को साथ में देखकर आरव मन ही मन बहुत उदास हो रहा था, पर फिर भी वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके साथ बैठी आस्था को उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी बात से परेशान है। आर यू ऑल राइट? आस्था ने बड़े ही अपनेपन से पूछा तो आरव अंदर के दर्द को छिपाकर झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोला, या आई एम फाइन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? आस्था ने फिर से पूछा तो आरव उसे टालते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस रिजल्ट्स की टेंशन हो रही है और कुछ नहीं। ओह अच्छा, वैसे अगर कुछ भी हो तो तुम बता सकते हो मुझे, हम बेस्ट फ्रेंड तो नहीं हैं पर बन सकते हैं। ये कहते हुए आस्था ने आरव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आरव ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लिया। मोहिनी भी अदिति और अतिरेक को गुस्से में घूर रही थी और उसे देखकर रोहन के दिमाग में एक नई खुराफात जन्म ले रही थी। दुश्मन का दुश्मन अगर मेरा दोस्त बन जाए तो कैसा रहेगा? ये सोचते हुए रोहन अपनी वाहियात सी नौटंकी करते हुए बोला, बड़ा बुरा हुआ ना तेरे साथ मोहिनी। अतिरेक तुझे बस 3-4 दिन घुमाकर फिर से अदिति के पास चला गया और तू कुछ नहीं कर पाई। बुरा तो तेरे साथ भी बहुत हुआ। अदिति ने भरी कैंटीन में तुझे थप्पड़ मार दिया और तू भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाया। मोहिनी ने भी गुस्से से तिलमिलाते हुए जवाब दिया, दैट्स व्हाई आई एम हियर बेबी, क्योंकि जो काम हम अकेले नहीं कर पाए वो हम दोनों साथ मिलकर कर सकते हैं। मुझसे हाथ मिला लो, फिर हमारी ताकत 2 गुनी हो जाएगी और फिर हम दोनों मिलकर इन्हें ऐसी सजा देंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। रोहन ने शैतानी हंसी हंसकर अपना हाथ मोहिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मोहिनी ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, किसी के भी दिमाग में आया हो मतलब तो बदला पूरा होने से है ना? रोहन ने हंसते हुए कहा तो मोहिनी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ सही है, इस बार हमें हमारा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोनों अपनी दोस्ती पर इतराते हुए फिर से अदिति और अतिरेक को गुस्से में घूरने लगे। शाम के 4 बजे सब कंपटीशन वेन्यू पर पहुंच गए
और जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। अतिरेक, अदिति, आस्था, आरव और रोहन, मोहिनी साथ साथ ही बैठे थे। जैसे ही स्टेज से घोषणा शुरू हुई, अदिति को बहुत नर्वसनेस होने लगी और उसने बिना कुछ सोचे समझे अतिरेक का हाथ कस के पकड़ लिया। अतिरेक समझ गया कि अदिति बहुत घबराई हुई है, इसलिए उसने भी उसका हाथ कस के पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, घबरा मत, मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है अतिरेक, अगर मैं हार गई तो पता नहीं प्रिंसिपल सर कैसे रिएक्ट करेंगे। अदिति ने घबराते हुए कहा, तू उनकी चिंता मत कर, उन्हें मैं संभाल लूंगा, तू बस खुद को संभाल। अतिरेक ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। दोनों अभी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक घोषणा हुई, एंड द विनर इज ICST कॉलेज फ्रॉम दिल्ली। ये सुनकर कुछ पलों के लिए अदिति को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। ICST कैसे विनर हो सकता था? उसने तो एक प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया था। उसने फौरन अतिरेक की तरफ देखा। अतिरेक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। अतिरेक, ICST, अदिति ने खुशी से हकलाते हुए कहा तो अतिरेक उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, मैंने कहा था ना। अदिति वहीं पर अतिरेक के गले से लग गई और अतिरेक ने भी उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी एक और घोषणा हुई, अब मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और ये ट्रॉफी ICST के प्रिंसिपल को देकर उन्हें जीत की बधाई दें। जजेस स्टेज पर आ गए और उन्होंने एक एक करके बोलना शुरू किया। ICST पिछले 10 सालों में कभी इस कंपटीशन का विनर नहीं रहा है, पर इसलिए कॉलेज और यहाँ के बच्चों ने कभी हार नहीं मानी। वो मेहनत करते गए और खुद को और बेहतर बनाते गए और आज आखिरकार इन्होंने ये कर दिखाया। बहुत बहुत मुबारक ICST, सिर्फ इसलिए ट्रॉफी या इस जीत के लिए नहीं, बल्कि उन मेहनती बच्चों के लिए जो सिर्फ आपके पास हैं। कुछ कॉलेज के बच्चों को शायद हमारा ये फैसला सही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने क्विज राउंड में सारे प्रश्नों के जवाब दिए थे और अदिति कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाई थी। पर बच्चों, ये प्रश्न तो कोई भी रट के सुना सकता है, पर जो संस्कार अदिति के पास हैं, वो शायद किसी भी बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता। उसने जिस तरह से अपने कॉलेज का व्याख्यान किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इतना ही नहीं, उसके साथ कंपटीशन से पहले एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपने कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए वो पीछे नहीं हटी। उसने पूरी हिम्मत के साथ कंपटीशन में हिस्सा लिया और आप सबसे कहीं बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया। ये कंपटीशन सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा नहीं था, बल्कि इसमें आपके गुण, संस्कार, हुनर की भी परीक्षा थी। और उन सारी चीजों में ICST इस बार एकदम फिट बैठा है। सिर्फ अदिति नहीं, अतिरेक, आरव, आस्था, मोहिनी, सारे ही बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए इस बार ये ट्रॉफी हर तरह से ICST को ही मिलनी चाहिए। जजेस की बातें सुनकर प्राचार्य महोदय की नजरें शर्म से झुक गईं, क्योंकि जिस अदिति को वो इतना भला बुरा कह रहे थे, आज उसी अदिति की वजह से ICST को जीत हासिल हुई थी। प्राचार्य महोदय ने स्टेज पर जाकर ट्रॉफी ली और फिर उनके एक छोटे से संबोधन के बाद फंक्शन खत्म हो गया। सारे लोग बस में आकर बैठकर दिल्ली के लिए निकल गए। अदिति बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर अतिरेक भी बहुत खुश हो रहा था। कुछ देर में बस एक ढाबे पर रुकी और सारे लोग बस से उतरकर ढाबे में जाकर बैठ गए। अदिति भी उठकर बाहर जाने लगी। तभी अतिरेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? अदिति ने उसकी आंखों में झांककर पूछा तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, इतना बड़ा कंपटीशन जीती है, गिफ्ट तो बनता है ना। इससे पहले अदिति कुछ समझ पाती, अतिरेक ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और फिर अदिति की तरफ बढ़ा दी। अदिति उस डिब्बी को हाथों में लेकर बड़ी ही उत्सुकता से उसे खोलने लगी। डिब्बी के खुलते ही अदिति की उत्सुकता प्यारी सी मुस्कुराहट में बदल गई और उसने शर्माते हुए कहा, पायल, दादाजी से वादा किया था कि अपनी वाली के लिए मैं खुद पायल लेके आऊंगा।
अपना वादा मैं कैसे तोड़ सकता था? अतिरेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो अदिति प्यार भरी नजरों से अतिरेक की तरफ देखने लगी। इसी बीच अतिरेक ने उसके हाथों से पायल लेते हुए उसे सीट पर बैठा दिया और खुद अपने घुटनों पर बैठकर उसके पैरों में पायल पहनाने लगा। अतिरेक की छुअन को महसूस करते ही अदिति के शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर जैसे हजारों तितलियां एक साथ ही दौड़ने लगी हों। पायल पहनाकर अतिरेक अदिति की तरफ देखने लगा, जिससे अदिति का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया। अब अदिति ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। ये देखकर अतिरेक ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तू मुस्कुराते हुए प्यारी लगती है अदिति, इसलिए हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहना। कभी भी किसी से भी डर के अपने चेहरे से ये मुस्कुराहट गायब मत होने देना। और एक बात हमेशा याद रखना कि हालात चाहे जो भी हो, तेरा अतिरेक हर हालात में तेरे साथ है। आई लव यू अदिति, आई लव यू सो मच। अतिरेक की भावुक बातों से अदिति की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, पर इससे पहले वो कुछ कह पाती, किसी ने बस का दरवाजा खटखटाया। अदिति, अतिरेक, बच्चों अब नीचे आकर कुछ खा भी लो, वरना रास्ते भर एक दूसरे का दिमाग खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। बस के बाहर खड़े कपूर सर ने हंसते हुए कहा और उनकी बातें सुनकर अदिति और अतिरेक दोनों घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी बीच कपूर सर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए और अदिति और अतिरेक भी बिना देरी किए ढाबे में आकर एक टेबल पर बैठ गए। दोनों ने अपना अपना खाना ऑर्डर किया और थोड़ी देर में खाना आ भी गया। अदिति तो खाना खाने लगी, पर अतिरेक अभी भी यूं ही बैठकर अदिति को देखे जा रहा था। अचानक किसी की नजर उस पर पड़ी और वो शर्माते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी पूरी दुनिया। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अदिति के गानों की रंगत फिर से बढ़ने लगी, पर तभी अतिरेक के फोन ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिस पर अतिरेक खींचते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं तेरे साथ होता हूँ तभी लोगों को मुझे परेशान क्यों करना होता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मिले हुए हैं, मुझे तेरे साथ टाइम स्पेंड करने ही नहीं देते हैं। अतिरेक की खिसियाई बातों को सुनकर अदिति हंसने लगी और अतिरेक झल्ला कर अपना फोन उठाते हुए बोला, हाँ साहिर, बोल, कहाँ हो तुम लोग? साहिर ने बुझी हुई आवाज में पूछा। ढाबे पर हूँ, खाना खा रहा हूँ, अतिरेक ने जवाब दिया। और आस्था? साहिर ने फिर से पूछा। वो भी साथ ही है, खाना खा रही है। अतिरेक ने आस्था की तरफ देखते हुए जवाब दिया। तेरे साथ है? साहिर ने पूछा। नहीं, वो आरव के साथ बैठी है, अतिरेक ने जवाब दिया। आई न्यू इट, पक्का आरव और उसके बीच में कुछ चल रहा है, तभी वो मेरा फोन बार बार काट रही है, साहिर ने गुस्से में कहा। तो अतिरेक उसे समझाते हुए बोला, तू पागल तो नहीं हो गया है? आस्था बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी ऐसे नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करती है। हाँ, पर वो आरव, वो कैसा है तू तो जानता है ना। जब से ये दोनों कंपटीशन के लिए साथ में सेलेक्ट हुए हैं, प्रिपरेशन के बहाने ये दोनों कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। और आज तो उस आरव ने पता नहीं ऐसा क्या समझा दिया आस्था को कि वो बार बार मेरा फोन काट रही है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू उससे खुद जाकर पूछ, साहिर ने गुस्से में कहा। यार, तू खामखाई उस पर शक कर रहा है, वो ऐसी नहीं है, कहकर अतिरेक ने उसे दिलासा दिया। तो वो फिर से भड़कते हुए बोला, प्राची और मोहिनी, वो दोनों भी ऐसी नहीं थी ना? फिर भी उन दोनों ने हिमांशु और जय को धोखा दिया। भाई, हमारे ग्रुप में सबका ब्रेकअप हो चुका है, मैं आस्था को नहीं खोना चाहता। तू कुछ कर भाई, जाकर पता कर कि आखिर चल क्या रहा है उन दोनों में। दरअसल प्राची और हिमांशु का भी ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि प्राची ने हिमांशु को धोखा देकर उसके ही दोस्त नीरव के साथ रिश्ता जोड़ लिया था, जिसकी वजह से अतिरेक और उसके सभी दोस्तों का नीरव से झगड़ा भी हो गया था। हिमांशु और जय की तरह अतिरेक साहिर का रिश्ता टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए अतिरेक उसकी मदद के लिए तैयार हो गया और उसे हिम्मत देते हुए बोला,
अच्छा ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, तू टेंशन मत ले। इतना कहकर अतिरेक ने फोन रख दिया और उनकी बातें सुनकर अदिति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ? अतिरेक ने पूछा तो अदिति उदास होकर बोली, साहिर आस्था पर शक कर रहा है, उस आस्था पर जो उससे इतना प्यार करती है। आस्था पर नहीं, आरव पर। अतिरेक ने सामने बैठे आरव की तरफ देखते हुए कहा तो अदिति हैरानी से बोली, आरव पर क्यों? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू खाना खा, मैं आता हूं। इतना कहकर अतिरेक अदिति के जवाब का इंतजार किए बिना ही वहां से चला गया। दूसरी तरफ आस्था और आरव साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। आस्था का फोन बार बार बज रहा था, पर वो बार बार फोन काट रही थी। काफी देर तक भी जब कॉल आने बंद नहीं हुए तो उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया। आरव को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने उससे इस बारे में पूछ लिया, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, आस्था ने झूठी मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा। लग तो नहीं रहा कोई रॉन्ग नंबर परेशान कर रहा है क्या? आरव ने फिर से पूछा तो आस्था चिढ़ते हुए बोली, नहीं, नंबर तो राइट की है, बस हरकतें रॉन्ग कर रहा है। तुम्हारे और साहिर के बीच में फिर कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? आरव ने अपनेपन से पूछा और ये सुनकर आस्था चुप हो गई, जिससे आरव समझ गया कि उसका फिर से साहिर के साथ झगड़ा हुआ है। तुम नहीं बताना चाहती हो तो इट्स ओके, पर मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था कि हम दोस्त हैं और दोस्त के साथ दुख बांटने से दुख कम होता है। आरव की इतने अपनेपन भरी बातों को सुनकर आस्था की आंखों में आंसू आ गए और वो अपना दुख जाहिर करते हुए बोली, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अब इस रिलेशनशिप से। हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहले तो साहिर किसी भी सिचुएशन में मेरे साथ नहीं होता और फिर बाद में मुझ पर शक करता है। उसने मेरे पीछे पता नहीं कितने जासूस छोड़ रखे हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये रिलेशनशिप नहीं चल सकती, इसलिए अब मैं सब खत्म करना चाहती हूँ। तो फिर ऐसे इग्नोर करने से क्या होगा? तुम एक दिन बैठकर बात करो ना उससे। कहकर आरव ने फिर से आस्था को समझाया तो आस्था अपना सिर पकड़ते हुए बोली, बहुत बार कोशिश की, पर ऐसा लगता है जैसे वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, पर फिर भी मैं उसकी इनसिक्योरिटीज नहीं मिटा पाई। इतना कहकर आस्था फूट फूट कर रोने लगी और आरव उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच अतिरेक वहां पहुंच गया और उन दोनों को यूं साथ में देखकर उसे साहिर की बातों पर यकीन होने लगा। इसका मतलब साहिर ठीक कह रहा था, ये आरव सच में आस्था और उसके बीच आने की कोशिश कर रहा है। नहीं, पर मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे इस आरव से बात करनी होगी। ये सोचकर अतिरेक उस वक्त तो वहां से चला गया, क्योंकि वो इस खुशी के मौके पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। अगले दिन से एग्जाम शुरू हो गए और अतिरेक ने चुपचाप ही आरव और आस्था पर नजर रखना शुरू कर दिया। आरव और आस्था की दोस्ती भी अब बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए धीरे धीरे अतिरेक का शक यकीन में बदलने लगा और वो एग्जाम खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही एग्जाम खत्म हुए, अतिरेक बिना देरी किए आरव के पास पहुंच गया और गुस्से में बोला, तू आजकल आस्था के साथ कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा? तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू तो अदिति से प्यार करता है ना? आरव ने थोड़ी बेरुखी से कहा तो इस बार अतिरेक चिल्लाते हुए बोला, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है वो। तो तूने क्या पूरे कॉलेज के लड़कों की गर्लफ्रेंड का ठेका ले रखा है? आरव ने हंसते हुए कहा। अब तो अतिरेक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गुस्से में आरव को एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। इससे पहले आरव संभल पाता, उसने उसे 2-3 मुक्के और मार दिए। तब तक वहां साहिर भी आ गया और उसने भी आरव को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। आरव अकेला था और वो अतिरेक पर हाथ भी नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि अतिरेक अदिति की जान था, इसलिए उसने कोई पलटवार नहीं किया। किस्मत से उस वक्त वहां आस्था भी पहुंच गई और उन तीनों को अलग करने की कोशिश करने लगी।
आस्था को आरव की इतनी परवाह करते देख साहिर चिल्लाते हुए बोला, इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी की वजह से तू मुझसे दूर हो गई है ना। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि तुम इंसान नहीं जानवर हो। उसे कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे तो पूछा होता। वो सिर्फ मेरा दोस्त है। तुमसे दूर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई हूं, और अब तो इतनी दूर चली गई हूं कि तुम चाहोगे तब भी वापस नहीं जा पाओगे। इसलिए आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आस्था ने दहाड़ते हुए कहा, और फिर उन दोनों से आरव को छुड़वाते हुए सहारा देकर फर्स्ट एड रूम में ले आई। डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करने लगे और आस्था उसके बगल में खड़ी होकर उसकी हालत का जिम्मेदार खुद को मानते हुए आंसू बहाने लगी। तुम रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूं। आरव ने आस्था को चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, तो आज तो सुबकते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तो साहिर की घटिया सोच की वजह से हुआ है। इन सब के लिए तुम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आरव ने आस्था के आंसू पोंछते हुए कहा, तो आस्था कुछ सोचते हुए बोली, पर तुमने उन दोनों को पलटकर मारा क्यों नहीं? जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम इतने कमजोर तो नहीं हो कि उन्हें उनकी बदतमीजी का जवाब न दे सको। आस्था की इस बात पर आरव बेबसी से हंस दिया और फिर अपने अंदर का दर्द समेटते हुए बोला, क्योंकि उनमें से एक मेरे प्यार का प्यार था और दूसरा मेरी बेस्ट फ्रेंड का। उन दोनों को मारता तो तकलीफ तो तुम दोनों को होती ना। तुम्हारा प्यार? आस्था ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, तो आरव मुस्कुराकर बोला, अदिति। मतलब तुम भी अदिति से प्यार करते हो? आस्था ने चौंक कर कहा, तो आरव उदासीन होकर बोला, हाँ मैं भी। पर प्लीज ये बात तुम उसे मत बताना, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अतिरेक से प्यार करती है और मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता। काश अतिरेक ये बात जान पाता तो आज उसे खुद के किए पर पछतावा हो रहा होता। आस्था ने गुस्से और उदासी के मिश्रित भाव से एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तो आरव फिर से मुस्कुराते हुए बोला, कुछ बातें सामने ना आए इसी में सबकी भलाई है। नहीं, इन बातों को बाहर लाना ही बेहतर होगा। ये सोचते हुए आस्था में सारी बातें अदिति को जाकर बता दी। सारी बातें जानकर अदिति को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अतिरेक पर बहुत गुस्सा भी आया। वो उसी वक्त अतिरेक से इस बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में ही अतिरेक के पास पहुंच गई। तुमने आरव को क्यों मारा? अदिति ने गुस्से से भरी हुई आंखें दिखाते हुए पूछा। अदिति के मुंह से आरव की तरफदारी सुनकर अतिरेक को भी गुस्सा आ गया और वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि वो साहिर और आस्था के बीच आ रहा है। वैसे भी उसने तुझ पर भी कितनी बार चांस मारने की कोशिश की है, तो उसकी सजा तो उसे देनी ही थी। अब तो अदिति का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो अतिरेक? आखिर कब तक तुम बिना सोचे समझे ये बचकानी हरकतें करते रहोगे? ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी आस्था से पूछने तक की जरूरत नहीं समझी। कम से कम एक बार उससे तो पूछ लिया होता। आरव सिर्फ उसका दोस्त है, और हाँ, गलत वो नहीं, गलत साहिर है। साहिर और आस्था का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ साहिर की हरकतों की वजह से खराब हुआ है, ना कि आरव की वजह से। इसलिए जाओ अभी और इसी वक्त माफी मांगो आरव से।